जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य जिन्हें मूल कर्तव्य कहा जाता है। ठीक है, हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़े गए और जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उनका क्या महत्व है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं आपने जिस तरीके से कमेंट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि है ना, मैंने जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है ना, इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय परिषद है, उन सब पे वीडियो बनाए हैं मैंने। ठीक है, यदि आप पॉलिटी में कोई भी, ये पॉलिटी या फिर संविधान में आपका किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपका डाउट आसानी से क्लियर हो जाएगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आज तक आप लोगों ने केवल, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है, इसमें मौलिक कर्तव्यों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, एनडीसी हो, सीडीएस हो, है ना, या फिर आपके कॉलेज के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के संविधान में, इसीलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है, तो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। जो मूल संविधान का अर्थ है जो जब संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है, जब 1950 में पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है, तब मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य कब आए हैं, ठीक है, उनको देखेंगे, लेकिन पहले इसका महत्व देखेंगे। अर्थात कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुश पैदा करते हैं। जो कर्तव्य विहीन अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, निरंकुशता पैदा करते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, यदि आप केवल अपने अधिकारों को महत्व देंगे और अपने कर्तव्यों को महत्व बिल्कुल भी नहीं देंगे, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे सब कुछ मिलता चला जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं करे। ठीक है ना, हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार उसको ड्यूटी दे, नौकरियां दे दे, या फिर एनीवन, कोई भी व्यक्ति हो, आप घर में ही देख लीजिए। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके अधिकार मिले, उसके जो भी अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से करें। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए हम लोग मौलिक कर्तव्यों को लेकर आए हैं, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, मतलब जब यदि आपको केवल अधिकार मिले हैं और कर्तव्य नहीं मिले हैं, तब भी आप अधिकारों के, जो आपके कर्तव्य हैं, अधिकारों को महत्व देंगे और कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। और केवल आपको कोई भी व्यक्ति केवल कार्य करने के लिए दे दे और आपको अधिकार ना हो, वहाँ पे आप केवल कार्य करो, कोई भी कार्य, और वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता ना हो बोलने की, चलने फिरने की, रहने की, तो आपको वो भी एक तरीके से एक तरफा हो जाएगा। तो इसीलिए भारतीय संविधान में तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ताकि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे में संतुलन स्थापित कर सकें। समझ में आया, क्योंकि इसीलिए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लाया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब आपातकाल की घोषणा की जाती है। देखिए, 1975 में आपको पता होगा पहली बार जो आपातकाल लगता है, इससे पहले भी लग जाता है वैसे तो इंदिरा गांधी जी की सरकार रहती है 1975 में, और क्या होता है, आपातकाल लग जाता है। और आपातकाल पे मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस भाग में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 है ना, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में हो गया, राष्ट्रपति शासन 356, और जो वित्तीय आपातकाल है वो कहाँ दिया गया, 360। तो ये इस पर मैं आसानी से, मैंने बहुत अच्छे शब्दों में मैंने वीडियो बनाए हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप देखिए ज़रूर। ठीक है, यदि आपको कहीं भी डाउट है तो जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे कब जोड़े गए, इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर रहती हैं, उन्हीं के कार्यकाल में आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जिस तरीके से भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेता हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, उसके अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं।
तो देखिए इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर रहती है। 1975 में आपातकाल लगता है और तभी स्वर्ण सिंह, इनका पूरा नाम है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में सुझाव के आधार पर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनती है, उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी, जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये कहाँ जोड़े गए, तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के का में इसको जोड़ा गया पहले, क्योंकि भाग 4 में क्या है, देखिए भाग 4 में है आपके, देखिए भाग 4 में तो क्या है आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 का में आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, किसको, मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का में जोड़ा गया। अब आप देखेंगे कि भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हैं। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड यूरोप का एक देश है। ठीक है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। ठीक है ना, वहीं आप मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जिसमें आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे आपको, मौलिक अधिकारों में भाग 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, इसी तरीके से जब भाग 4 आता है ना, तो 36 से लेकर 51 तक भाग 4 शुरू होता है, जिसमें आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व रहते हैं। और जब स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशें आती है तो 1976 में भाग 4 का जोड़ा जाता है, जिसमें आपके मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, देखिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति या फिर प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करे। ठीक है, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय संस्थाओं का आदर करे। पहला मौलिक कर्तव्य है ये आपका। ठीक है, वहीं आप दूसरा देखेंगे, वहीं आप 2 देखेंगे मौलिक कर्तव्य दूसरे में, स्वतंत्रता के लिए है ना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका सम्मान करें। ठीक है ना, स्वतंत्रता के लिए क्या है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। अब आप ये कहेंगे कि स्वतंत्रता के लिए जो उच्च राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि जो स्वतंत्रता जब हमें आज़ादी मिली, तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने, इसके अलावा बहुत सारे आंदोलन हमारे देश में हुए थे। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन हुआ था, सब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इस तरीके के आंदोलन और इनसे जुड़े हुए लोगों के प्रति अपने मन में क्या सम्मान की भावना रखें, ये हमारा कर्तव्य है। अब हमारे इसी आंदोलनों के बीच एक क्रांतिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जनरली जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग मदन लाल ढींगरा के बारे में जानते होंगे। मदन लाल ढींगरा, ठीक है ना, जिन्होंने डायरेक्ट गोली मारी थी, जो डायरेक्ट गोली मारते हैं लंदन में। वहीं सभी लोगों ने आपने खुदीराम बोस का नाम सुना होगा। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी की सजा सबसे कम सजा पाने वाले व्यक्ति थे। खुदीराम बोस क्या थे, 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में आज़ादी के लिए फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति थे। ये समझ लीजिए एक बच्चे थे। आजकल के जो बच्चे हैं, 18 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें केवल मोबाइल चलाना आता है और उन्हें बातें करना आता है। उन्हें ये नहीं पता है कि लेकिन उन्हें खुदीराम बोस के बारे में नहीं पता। ठीक है ना, और जो बहुत सारे जो हमारे आज़ादी के समय जिन्होंने भाग लिया, उनके बारे में नहीं पता है। आजकल के जो बच्चे होते हैं, वर्तमान समय के जो बच्चे हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई के नाम पे केवल इतना पढ़ते हैं, टीचर रटवा देते हैं बच्चों को और वही एग्ज़ाम में करके आ जाते हैं। लेकिन आप उन्हें देखिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है।
अब आप खुद सोचिए 18 वर्ष की आयु क्या आयु होती है। ठीक है, भगत सिंह की आयु बहुत कम रहती है जिस समय उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। और किस डेट को भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई, तो 23 मार्च को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। मदन लाल ढींगरा है ना, इन्होंने करजन बाइली को गोली मारी। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी आज़ादी से जुड़े हुए थे। ठीक है ना। सरदार ऊधम सिंह का नाम सुना होगा, है ना, जो लंदन में जाके जनरल डायर की छाती पे गोली मार के आते डायरेक्टली। इस तरीके के लोग थे हमारे भारत में जिनके कारण हमें आज़ादी मिली है। तो क्या हमें उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि जब भी उनकी जयंतियाँ आए तो हमें उन्हें याद करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा है कि देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अब आपने जब आपने भारत की संविधान की जब आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा, प्रियम्बली को, तो सबसे पहले जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये वर्ड्स आते हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, ये वर्ड्स प्रस्तावना में भी आते हैं और ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारे भारत में एकता बनी रहे, हम अखंड भारत का निर्माण कर सकें, हमारी संप्रभुता बनी रहे। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा यही है। चौथा मौलिक कर्तव्य देखेंगे कि देश की रक्षा करें और आह्वान करें। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अर्थात जब भी हमारा किसी से युद्ध होता है, इस तरीके से समझ लीजिए, सबसे पहले तो हमें अपने देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें जब हमारे देश को हमारी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जब भी हमें अपने देश की आवश्यकता हो, जब भी चाइना से युद्ध होता है तो हम जाएंगे, हम भी युद्ध में भागीदार बनेंगे। ठीक है, हमें भी क्या है, जब भी हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है, चाइना से युद्ध होता है, केवल हमारे देश के सैनिकों का ये कर्तव्य नहीं है कि वो हमारे लिए लड़े, आम नागरिक के लिए। हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपने देश की अखंडता के लिए, हमारे देश में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और सभी बुजुर्गों की रक्षा के लिए हमें भी देश की सरहद पर जब ज़रूरत हो तब की बात कर रही हूँ मैं, हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े की बात नहीं चल रही है। जब देश संकट में हो तब हमें क्या है, देश जब हमें आवाज़ देता है तब हमें जाना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। पाँचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ठीक है, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समानता के अधिकार के विरुद्ध हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जातिवाद पे नहीं लड़ना है, हमें धर्म पे नहीं लड़ना है, हमें भाषा पे नहीं लड़ना है कि तुम इस भाषा को बोलते हो, हम अंग्रेजी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हो, हमें इस पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना है कि तुम अछूत हो और हम ठाकुर हैं, इस तरीके की भावनाएं नहीं रखना है अपने मन में। देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना है। हमें केवल इतना याद रखना है कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, और हमेशा हमें भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, और यही मानवता भी है। ठीक है, एक मनुष्य होने के नाते सबसे पहले हमें किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए, उसकी भाषा के या फिर उसकी जाति के आधार पर। हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं। ठीक है, और हम सब ने भारत में जन्म लिया है और हम सब क्या है, भारतीय हैं। क्या है, हम भारतीय हैं। और जैसे एक और लाइन लिखी हुई है ना कि स्त्रियों के समान अधिकार, है ना, इसमें क्या है, हमें ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना है जो स्त्रियों के समान अधिकार के विरुद्ध हो। सबसे पहली बात हमें यही याद रखना है, हमें महिलाओं का सम्मान करना है, उन्हें समान अधिकार देना है। ठीक है, याद रखिएगा। और शिक्षा हमारा जो छठा मौलिक कर्तव्य है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति जो भारत की जो संस्कृति है, आपने राजस्थान का कल्चर देखा होगा, कितना सुंदर कल्चर है राजस्थान में। ठीक है, वो क्या है, राजस्थान की संस्कृति पहचान है हमारे भारत की। लोग विदेशों से भारत की जो संस्कृति है, राजस्थान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है, सांची का स्तूप है, ये क्या है, ये हमारे भारत की जो संस्कृतियां हैं, हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं और हमें इनका क्या करना है,
इनका महत्व समझना है और इनका परिरक्षण भी करना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के कारण भारत की पहचान है, ठीक है। हमारी पहचान विदेशों में कैसे है, तो इन्हीं गौरवशाली जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति मतलब जो स्मारक है, इनके कारण ही तो हमारी पहचान है, ठीक है। 7th है आपका कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। अब आप प्राकृतिक, इसमें सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं जो हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, ठीक है। लेकिन हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम औद्योगिकरण के नाम पर उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना रहे हैं और पर्यावरण का इतनी तेज़ी से दोहन कर रहे हैं कि सड़कें जो बन रही हैं तो हज़ारों पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन हमारे यहाँ से जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, वो समाप्त होता जा रहा है, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत विकास किया है कि जो संस्कृति है हमारी, जो पर्यावरण है हमारा, उसका दोहन कर रहे हैं हम एक तरीके से। देखिए झील है, इसमें दिया गया है कि झील हो गया, वन हो गया, नदियाँ हो गई, वन्यजीव हो गए। वन्यजीव का मतलब जैसे हिरन है, मोर है, बाघ, चीता, शेर, जितने भी वनों में जो प्राणी रहते हैं उनके प्रति हमें क्या है, दया का भाव रखना है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, वर्तमान समय में चंदन की लकड़ियाँ बेची जा रही हैं, करोड़ों के डॉलर की कमाई होती है चंदन की लकड़ियों से, ठीक है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी अवैध रूप से ये कार्य हो रहा है ना। जो वन के बहुत सारे वन्य जीव हैं, आपने एक IUCN की रेट डेटा बुक का नाम सुना होगा, उसमें बहुत सारे पशु पक्षी जो रेड डेटा लिस्ट में हैं, मतलब कि वो अपने समाप्ति के कगार पर खड़े हुए हैं, वो समाप्त हो चुके हैं भारत से। क्यों समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि भैया हम उनका संरक्षण ही नहीं कर रहे हैं। दिन ब दिन उनको जो लोग हैं उनका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है एक तरीके से। देखिए जो हिरन हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया, चीता, ये कहाँ रहते हैं, ये वन में रहते हैं ना। और जब हम वन को ही समाप्त कर देंगे तो ये कहाँ रहेंगे, घरों में थोड़ी रहेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें वन को, पर्यावरण को, पेड़ पौधों को, प्रकृति को संरक्षण देना है, उसका सम्मान करना है, ठीक है। और जो प्राणी है, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति दया का भाव रखना है। क्या रखना है, दया का भाव रखना है। ये क्या है, हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। 8वें मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, हमें रूढ़िवादियों को नहीं अपनाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है हमें विकास करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हम पर्यावरण का संरक्षण ना करें, पर्यावरण का विदोहन नहीं करना है विकास के नाम पे। अर्थात हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो मानवतावाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है, ठीक है। हमें आगे भी बढ़ना है अर्थात, ठीक है। 9th देखेंगे, 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक परिसंपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब सार्वजनिक संपत्ति क्या है, जो सरकार के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे भवन बनाए जाते हैं ना सरकार के द्वारा, कई सारे जो गृह, उसमें विश्राम मंत्रालय बनाए जाते हैं, विश्राम करने के लिए सड़कों के किनारे, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, उस संपत्ति की सुरक्षा करना है और स्पेशली हिंसा से दूर रहना है। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, ठीक है। और 10th है आपका 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़े और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकें, है ना। क्या करना है हमें, व्यक्तिगत, चाहे हम व्यक्तिगत स्तर पर कोई काम करें या फिर सामूहिक या फिर समूह बनाकर या फिर समाज में जो भी काम करना है, हमें क्या करना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है ना। यानी कि हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, जिससे हमारा देश है, हमारा भारत आगे बढ़ सके और नई ऊंचाइयों यानी कि नई नई उपलब्धियों को पा सके, ठीक है। हमें क्या करना है, नई नई उपलब्धियों को हासिल करना, ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य था। चलिए 11वें मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अब जो अवसर है वो प्राप्त कर सके। क्या है, जो माता पिता हैं, प्रत्येक माता पिता और जो संरक्षक हैं, जो भी गार्जियन हैं बच्चे के, उनका क्या है, सबसे पहला वो कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं
उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान तो आपके मौलिक कर्तव्य में किया ही गया है, मौलिक अधिकारों में किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का है ना शिक्षा ग्रहण कराना राज्य का है ना, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी दे दिया गया है। मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बच्चे तक क्या होनी चाहिए, हर कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होना चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका प्रथम अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार यदि कोई है तो शिक्षा। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके अंदर जो है उसकी प्रतिभा है अपने आप उभर कर सामने आ जाती है, शिक्षित लोगों की प्रतिभा। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहती कि जो शिक्षित नहीं होते हैं उनमें प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है और शिक्षित होना ही चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या है, शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे कारखानों में काम कराया जाता है, जो होटल्स होती हैं होटलों पे बर्तन धुलवाए जाते हैं बच्चों के, है ना। इसीलिए आपके मौलिक कर्तव्यों में इस टर्म को जोड़ा गया ताकि प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। यदि देश शिक्षित होगा, ये देखिए एक घर शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, पूरा समाज शिक्षित होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम सब आगे बढ़ेंगे और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो देश तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भारत का जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, और एग्जैक्टली भारत विश्व गुरु है, तो हम विश्व गुरु तभी बनेंगे जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा। अच्छा ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में है? केरल। ठीक है, अब जो लिटरेसी रेट थी जो वर्तमान समय में, जैसे 2011 की जनगणना में जो केरल है उसका जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो कितनी थी, तो शायद 90 के आसपास थी, और जो वर्तमान समय अब 100% हो गई है। मतलब केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। ठीक है, केरल याद रखिए। ठीक है, तो आपकी ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। मूल रूप से जो हमने जब कर्तव्यों को जोड़ा था तो 10 ही थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। देखिए दे भी रहा है कि जो संविधान में क्या है, 86वें संविधान संशोधन यानी कि जो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा मूल कर्तव्य, तो जो 11वां जो आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो शिक्षा है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया कहाँ से है। ठीक है, किस देश से हमने हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है। तो देखिए भारत में मौलिक कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है। अब आप कहेंगे भूतपूर्व सोवियत संघ कौन है, तो आपने रूस का नाम सुना ही होगा, और रूस को रसिया भी कहा जाता है, तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। ठीक है, अब भूतपूर्व सोवियत संघ इसीलिए इसमें लिखा गया है क्योंकि पहले जो रूस है उसको सोवियत संघ कहा जाता है था, और वर्तमान में रूस का विघटन हो जाता है। बहुत सारे जो राज्य हैं मतलब देश काट के रूस से बनाए जाते हैं, रूस का विघटन। और वर्तमान समय में भी रूस जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। वहीं आप पूरे विश्व में यदि जनसंख्या की बात करेंगे तो जो जनसंख्या है भारत में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि एक मौलिक कर्तव्य आपको ये भी इसमें जोड़ना चाहिए। वैसे आप खुद सोचिए कि जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा नियंत्रण लगाया जा सके, ज़्यादा नहीं कुछ कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हम लोग दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है, भारत क्या है, आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो 7वें नंबर पे है, जबकि आप जनसंख्या दृष्टि से देखोगे तो भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। और भारत के पास तो इतने संसाधन भी नहीं है कि वो अपने जो नागरिक हैं उनको पूरे अच्छे से सबको नौकरियां दे सके। आप देख रहे हैं बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है, क्यों है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा है। तो आप सबको कोशिश करना है कि सब साक्षर शिक्षित हो सके और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अपना योगदान दें। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हमने मौलिक कर्तव्यों को देखा, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, इसको भी देखा। अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों की परिवर्तनीयता, यानी कि ये बदला सकते हैं कि नहीं बदला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
मतलब इन्हें न्यायालय में क्या है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात जब किसी नागरिक द्वारा मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तब न्यायालय के द्वारा उसको दंडित नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहा है, जो हमने अभी तक पढ़े, जो 11 हमने मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा, यदि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों को नहीं निभाता है तो क्या होता है ना, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर स्थानीय न्यायालय द्वारा कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से समानता रखते हैं, इसीलिए तो इन्हें भाग 4 का में जोड़ा गया है, क्योंकि जो आपने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा वो राज्य को अच्छा बनाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। और ठीक इसी प्रकार से आप मौलिक कर्तव्यों के लिए भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, लेकिन आपके मौलिक अधिकार है ना, जो भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, और हमने मौलिक अधिकारों को, अधिकार की बात चल रही है, मौलिक कर्तव्य की नहीं, ठीक है। जैसे हमने पहले ही देख लिया है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके विरुद्ध न्यायालय में क्या है, वाद नहीं हो सकता। आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि ये व्यक्ति अपने कर्तव्य नहीं निभाता या फिर ये राज्य अपने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को नहीं निभाता है ना। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, और ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा सके, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसीलिए दिए गए हैं ताकि राज्य एक कल्याणकारी यानी कि जनता के लिए अच्छा काम कर सके, ठीक है। वहीं आप मौलिक अधिकारों की बात करेंगे जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक है आर्टिकल्स, लेकिन है ना, इनको देखेंगे तो ये यदि आपको अपने अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, आर्टिकल 32 के तहत एक रीट जारी करता है, तो आपके मौलिक अधिकार और हाई पीरियड पे, हाईएस्ट लेवल पर आपकी सुनवाई होती है, आपके मौलिक अधिकारों का कभी हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आपकी जो भी अधिकार हनन हुए हैं आपकी सुनवाई करता है, ठीक है। तो आप अपने अधिकारों के लिए तो न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन कर्तव्यों के लिए और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। और हमने जो मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, और कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए हैं, और रूस से लिए हैं वर्तमान में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ठीक है। अब हम कुछ देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए उनके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। का में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जो 10 आपके मौलिक कर्तव्य हैं, 11 उनमें सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि आप राष्ट्रीय ध्वज हमारे तिरंगा का सम्मान करें, लेकिन ये बात योग्य तो है नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आपको समझ में आ रहा हो ना तो प्लीज़ दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये भी तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कि जो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है, और इसी से संबंधित, क्योंकि हम इसको लेकर न्यायालय में तो नहीं जा सकते, लेकिन इससे संबंधित जो निर्देश है भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल हैं। इससे संबंधित जो निर्देश है वो कहाँ शामिल है, वो भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। दूसरा देखेंगे, संविधान के आर्टिकल 51 के में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है ना, तो इसमें तो हम नहीं जा सकते। लेकिन भाई भारतीय संविधान की दंड संहिता है ना, जो CRPC, RPC और CRPC का नाम तो सुना होगा ना आपने। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153, ठीक है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। यदि आप जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 153 है उसके अनुसार क्या है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा उसे अपराध ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार संविधान के आर्टिकल 51 के आड़ में भारत
जो है ना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान नेतृत्व की भावना का निर्माण करें। ये जो कहा गया है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, है ना। तो इस तरीके से ये दिया गया है स्टेटमेंट, हमने पहले भी पढ़ा है भारतीय है ना, इसको हमने मौलिक कर्तव्य में पढ़ा है ना। तो इसमें हम बात योग्य नहीं है, लेकिन जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 याद रखिए, इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर नफरत फैलाता है, ठीक है, समाज में कहता है धर्म के आधार पर कुछ नफरत फैलाई जाती है, दंगे फैलाए जाते हैं भाषा के नाम पर या फिर जाति के नाम पर, है ना, तथा इस आधार पर कोई व्यक्ति वोट मांगता है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हम आपकी जाति के हैं, हमें वोट दे देना, हम आपके धर्म के हैं, हमें वोट दे दीजिए, तो इस तरीके से गलत है। और आप भी याद रखिए, आप भारत के नागरिक हो, आप समझदार हैं, आपको वोट धर्म, जाति और भाषा के आधार पर नहीं देना है। जो व्यक्ति योग्य होता है हमें उसी को वोट देना है, ठीक है, जो हमारे यहाँ काम कराते हैं, जो अच्छे काम कराते हैं, हमें उन्हीं को वोट देना है ना। तथा तो इसमें यही बताया गया है कि जो व्यक्ति एक तो नस्ल, धर्म, जन्म, जाति, नस्ल के आधार पर जो क्या करता है, नफरत फैलाता है, और या फिर धर्म के नाम से यदि आपको से कोई भी व्यक्ति वोट मांगता है, तब वह व्यक्ति संसद द्वारा एवं विधानमंडल की सदस्यता हेतु उस व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, ठीक है, क्या है, संसद और विधानमंडल की जो यदि वो व्यक्ति सदस्य बनता है तो उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जाति और धर्म, भाषा के नाम पर या फिर क्षेत्र के नाम पर वोट मांगा है, ठीक है ना। देखिए, अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के महत्व की बात करेंगे। आखिर हमारे जीवन में मौलिक कर्तव्य को क्या महत्व है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश तथा समाज के लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करते हैं, ठीक है। यदि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं होते तो आप कैसे अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, है ना, हमारे जो देश है, हमारे राष्ट्र के प्रति आप लोगों को कुछ महत्व पता चलता कि इसका महत्व क्या है। अब इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम इसके महत्व को बनाए रखें, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य क्या करते हैं, हमारे देश के महत्व को बताते हैं हमें, ठीक है। सेकंड है, मौलिक कर्तव्य संपूर्ण देश में प्रेम, त्याग, सेवा, बलिदान एवं एकात्मकता की भावना को बनाए रखता है। जो हमारा है ना, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है क्या करते हैं, संपूर्ण देश में मौलिक कर्तव्य कहते हैं कि आप संपूर्ण देश में क्या है, एकात्मकता की भावना को बनाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों के संविधान में प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। अर्थात व्यक्ति जब मौलिक कर्तव्यों को करेंगे, जब अपने कर्तव्य निभाएंगे, तो उन्हें अपने अधिकार का भी एहसास होगा कि जब कर्तव्य निभा रहे हैं तो अधिकार भी मिलने चाहिए, और जब अधिकार मिल रहे हैं तो कर्तव्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखा है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकारों के बारे में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपने खुद देखा है, इस तरीके से जानी है। और इस वीडियो के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात कहेंगे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको कुछ कमी दिखी हो, वीडियो पसंद नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए। यदि आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।